सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं आपको बताने कि रियल एनालिसिस में जो हमने नोट्स प्रोवाइड की है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में जिसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, बिकॉज उतनी मोटी नोट्स तो आप रट पाओगे नहीं, है ना। इतने कम टाइम में आपके पास ले दे के गिने चुने दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप इस वीडियो को देखो, मैं आपको बता दूं कि आपको जो तैयार करना है इस रियल एनालिसिस के सिलेबस को, ये सिलेबस हमारे हाथ में है। ठीक, अगर इसको तैयार करना है इफ़ेक्टिवली तो आपको सीक्वेंस वाइज चलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो एलिमेंट्री एनालिसिस होती है इसमें आपकी जो यूनिट 1 है ये आपकी थोड़ी सी आधा सेक्शन इसका स्कोरिंग है और आधा सेक्शन इसका थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक, तो मैं क्या कहूँगा कि आप सबसे पहले आप अपनी यूनिट 2 से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक, यूनिट 2 तैयार करो, यूनिट 3 तैयार करो और यूनिट 4 तैयार करो। ठीक, जिससे आप आसानी से स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं आप उनको पहले तैयार करो और फिर जो है आप यूनिट 1 में आओ। यूनिट 1 में जो टोटोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन टोटोलॉजी के बाद जो आते हैं वो उतने स्कोरिंग नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी है यूनिट 1 से क्वेश्चन बनने की। टोटोलॉजीज का अगर हटा दे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है वहाँ से क्वेश्चन बनने की, और फिर कितना ही आप वहाँ पे करोगे, है ना। इस वजह से यूनिट 2 सबसे पहले मैं देखने को कहूँगा। अब यूनिट 2 से भी ये एक्सियोमेटिक इंट्रोडक्शन से हम कहेंगे आपको, क्योंकि नोट्स में यहाँ से आपका स्टार्ट है। देखिए, नोट्स तो पूरी शुरू से लेके एंड तक है, लेकिन मैं क्या कहूँगा कि टोटोलॉजीज जो है हमारी नोट्स में वो एकदम लास्ट में है। और ये जो आपके स्टेटमेंट, फंक्शन, क्वांटिफायर, सेट्स, रिलेशन, ठीक, इक्वल, ये देखिए मतलब कि क्वांटिफायर्स ये सब एकदम लास्ट में है आपके नोट्स में। ठीक, आपकी जो नोट्स है ये जो मैंने प्रोवाइड की है ये स्टार्ट कहाँ से है? ये स्टार्ट है आपकी रिलेशन, फंक्शन, इक्विवेलेंट ऑर्डर और ऑर्डर रिलेशन, पार्टीशियंस, फंक्शंस, डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेजेस ऑफ सबसेट्स अंडर मैप्स, तो इन सब से स्टार्ट है। और ये जो शुरू से लेके यहाँ क्वांटिफायर्स तक है ये सब आपके इस नोट्स के एकदम लास्ट में मिलेंगे। ठीक, तो आपको अभी अपनी नोट्स साथ में ले लीजिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मार्क कराते चल रहा हूँ, उसको आप अपनी नोट्स में साथ साथ मार्क करते चलिए। आपको स्टार्ट करना है ये जहाँ से ये रियल नंबर सिस्टम आपका स्टार्ट है। ठीक, ये लगभग देख लीजिए आप, इतना जो है इतना पेजेस आपको लगभग छोड़ना होगा। ठीक, इतना पेजेस छोड़ के उसके बाद आपका रियल नंबर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट है आपको यहाँ से देखना है। अब देखिए सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो ये जो एक्सियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव एंड रियल नंबर। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखिए एक्सियोम्स और ये एक्सियोमेटिक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको फील्ड एक्सियोम क्या हो, एक्सियोम्स का मतलब होता है जो सिद्ध किया जा चुका हो, है ना। एक्सियोम का मतलब होता है जो सिद्ध किया जा चुका हो। तो फील्ड एक्सियोम, ऑर्डर एक्सियोम और कंप्लीटनेस एक्सियोम। ठीक, तो फील्ड एक्सियोम क्या होते हैं ये डेफिनेशन है, ये पढ़ना होगा आपको। ठीक, ये सब बस आपको रीड करना है, इसमें अभी कुछ रटना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि रटना क्या है। ठीक, वो टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है नोट से, तब भी मैं कहूँगा कि वो जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको रटिए, बिकॉज उसके आने के चांसेस हैं। इनके आने के चांसेस उतने नहीं है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप एक बार रीड करके समझ लीजिए बस, क्योंकि इनकी समझ होना तो ज़रूरी है ना। तो ये सब आपको सिर्फ समझना है, अभी इनमें कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझते हुए चलना है ये सब चीज़ें। ठीक, ये क्या होता है, ऑर्डर्ड एक्सियोम क्या होते हैं। ऑर्डर्ड एक्सियोम होने के लिए इन कंडीशंस का होना ज़रूरी है। ठीक, कोई भी सेट ऑर्डर्ड सेट या फिर ऑर्डर एक्सियोम तब कहलाता है जब ये कंडीशंस फॉलो करे। लॉ ऑफ ट्रिचिटोमी होल्ड्स, लॉ ऑफ ट्रिचिटोमी एक्सप्लेन की गई है क्या होती है। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, लॉ ऑफ मोनोटोन ऑफ एडिशन, है ना। लॉ ऑफ मोनोटोन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि लॉ ऑफ मोनोटोन ऑफ एडिशन अगर देखें कि अगर कोई सेट एस है उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उस सेट से, उस सेट में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। ठीक, और अगर ए हमारा बी से बड़ा है तब अगर हम ए में सी ऐड करेंगे और बी में सी ऐड करेंगे तो ये हमारा मतलब ए प्लस सी हमारा बड़ा होगा बी प्लस सी से। तो ये लॉ ऑफ मोनोटोन ऑफ एडिशन है। तो इस तरह से हमारे कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना।
सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड ये आपको पढ़ के समझ लेना है, और ये सब आपके सिलेबस में है। ऐसा मत समझिएगा कि ये सब सिलेबस कुछ टॉपिक कटे होंगे सिलेबस से। मैं बताऊंगा कि क्या टॉपिक कटा है इस नोट से, सिलेबस से आपके। ये सब बस रीड करना है, इसमें से कुछ भी आपको अभी रटना नहीं है, ठीक। रटने का जहाँ से स्टार्ट होगा मैं बताऊँगा आपको। ये सब बस आप रीड करके समझते चलिएगा फटाफट फटाफट। ये यहाँ से अब आपका आता है रटने का। ये तो सबसे पहला जो आपको रटना, यहाँ तक तो आपको समझना है। वो जो टॉपिक मैंने एक्सियोम्स वाला टॉपिक से स्टार्ट कराया था, यहाँ तक बस आप पढ़ के समझते चलिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। ये आपका पहला आता है जिसको आपको रटना है, ठीक है। मैं इस तरह से मार्क कराता जा रहा हूँ अपनी नोट्स में। आपको ये भले ही समझ में आए चाहे ना आए, आपको ये क्वेश्चंस, ठीक। प्रूव दैट a डॉट मतलब a इंटू एक्स एंड a प्लस एक्स बोथ आर इरेशनल नंबर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ रेशनल एंड x इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। ये आपको रटना है, ठीक है। ये दोनों केसेस आपको लिख के आने होंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक। अब ये हो गया, ये भी आपको रटना है। ये नहीं रटना है मॉडुलस फंक्शन की, बस ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपको रटना है, ये पूरा, ठीक। ये आपको रटना है, ये चारों कंडीशंस जो हैं, ठीक, ये आपको रटना है। इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक। तो ये चारों रटने हैं, इनके प्रूफ रटने हैं आपको। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबका प्रूफ है यहाँ पे, ठीक। और ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं मन है, मेरी बात मानिए, आपके पास टाइम कम है, बस यहाँ तक रट के, ये सब क्वेश्चंस पे उतना ध्यान मत दीजिए, आते नहीं है क्योंकि, ठीक। फिर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये रटना है आपको, इसका थ्योरम, ठीक। ये देखिए इसमें आपके उसमें है भी, ये देखिए ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये आपके सिलेबस में है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये थ्योरम रटनी है आपको, इसकी कोरोलरी 1 रटनी है, कोरोलरी 2 रटनी है, कोरोलरी 3 रटनी है। रटने का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए, नहीं आ रहा है तो रटिए, क्योंकि पेपर में आएगा उस टाइम फिर वो नहीं देखेगा एग्जामिनर चेक करते हुए कि आप समझ के लिखे हैं कि बिना समझे लिखे हैं, ठीक। लेकिन आपको लिख के आना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। कोरोलरी 4 आपको ये रटनी है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का थ्योरम और उसकी चारों कोरोलरी छोटी छोटी हैं ये, और कोरोलरी 2 का आपका प्रूफ ये है, प्रूफ नंबर 2। और फिर कोरोलरी, ये प्रूफ नंबर आपका, एक मिनट, कोरोलरी 1 है, ठीक। कोरोलरी 2 का, अच्छा इसमें ये गलत है शायद, देख लीजिएगा आप, ठीक। ये कोरोलरी 3 है और ये कोरोलरी 4 है आपकी, ठीक है ना। फिर आता है रेशनल डेंसिटी थ्योरम, आपको पढ़नी है। इसका डायरेक्ट प्रूफ आ जाता है, प्रूफ द रेशनल डेंसिटी थ्योरम। ये देखिए आपका रेशनल एंड इरेशनल डेंसिटी थ्योरम्स, ठीक। तो ये रेशनल डेंसिटी थ्योरम है, इसका प्रूफ रटना है आपको। इरेशनल डेंसिटी थ्योरम, इसका भी प्रूफ रटना है आपको, ठीक। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ये भी है आपका, ठीक। इसको रट के जाना है आपको। ये देखिए ये आपके सिलेबस में कहाँ है मैं बताता हूँ। ये वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन, ठीक, मतलब कि नेचुरल नंबर। तो ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आपको रटना है इसका थ्योरम, ठीक। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, तो ये भी आपको रटना है। ये भी रटना है आपको, ये दिखा दो मैं सिलेबस में। ये आपका देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन है, ठीक। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन भी आएगा अभी, ये सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन आया आपका, ठीक। तो ये भी आपको रटना है। तो ये सारे जो थ्योरम हैं इन सब को आपको रटना है, बिकॉज ऐसे यूनिट 2 में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सब नेम्ड हैं, नेम्ड थ्योरम्स हैं, और डायरेक्ट बस पूछेगा कि स्टेट द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, या फिर ये इस तरह से दे देगा, या क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि स्टेट द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, इसका स्टेटमेंट दे देगा आपको, ठीक। एंड प्रूफ दिस, तो आप स्टेटमेंट पढ़ते ही मान समझ जाओगे कि अरे ये तो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन है यार, बस वही प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये है आपका। फिर डिवीजन एंड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हो गया, ठीक। ये इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स आपका कराया गया है इसमें, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर्स है, ये तो नंबर्स पे है। अब डिवीजन एंड यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन प्राइम्स, ठीक है ना। ये डिवीजन एंड वो
यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। तो ये देखिए डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक, ये आपका पूरा रटना पड़ेगा। तो ये पूरा यूनिट 2 आपकी थ्योरम्स रटने पे है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और सारी थ्योरम्स आपको इसमें मिलेंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रटना पड़ेगा। ये प्रूफ फॉर यूनिकनेस ऑफ इंटीजर, इतना पूरा रटना पड़ेगा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और बार बार रिवीजन करना होगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये देखिए डिवीजन एल्गोरिथम में ही आता है, ये भी आपको रटना पड़ेगा, सिलेबस में है आपके, ठीक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये समझने का है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, ये बस समझाया गया है, ठीक है। फिर है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको रटना पड़ेगा। ये देखिए डिवीजन यूक्लिडियन एल्गोरिथम, एग्जिस्टेंस ऑफ जीसीडी, ठीक। अब ये यहाँ तक पढ़े। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना, ये भी आपको रटना पड़ेगा। ये देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपके सिलेबस में है, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी आपको रटना पड़ेगा। ये पूरी जो थ्योरम है ये रटनी पड़ेगी आपको, ये केस 2 केस 1 दोनों रटने पड़ेंगे। यूनिकनेस प्रूफ करके यहाँ तक आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, अगर आएगा तो, ठीक। सीधे सीधे 6 नंबर में आएगा ये। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात करें अब, तो अब यहाँ से सीक्वेंस पे आते हैं। तो ये सब अब आपका पढ़ के बस समझने वाला है, ठीक। जो रटने वाला था वो मैंने हाईलाइट कर दिया, अब उसको आपको रटना है, भले ही समझ आए चाहे ना आए, ठीक है। अब आते हैं सीक्वेंस पे। तो सीक्वेंस ये आपका बस एक बार रीड करके समझिए कि क्या चल रहा है, ठीक। समझते कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं समझिए, इनकी डेफिनेशन से समझिए क्या होता है ये सब बस आपको समझना है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस और उसके टाइप समझ रहे हैं आप कि क्या होते क्या हैं सीक्वेंसेस। ये इक्वल सीक्वेंसेस, कांस्टेंट सीक्वेंसेस, बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस, बाउंडेड सीक्वेंस, है ना, ये सब समझ रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाउंडेड सीक्वेंस के, और इन सब का शायद ये दिखाया गया है। फिर ये एक थ्योरम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या, जितनी भी हाईलाइट कर रहा हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, एक भी मिस नहीं कर सकते हो आप, ठीक। ये एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट, ये भी पढ़ना है आपको। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन 2 है, ये केवल डेफिनेशन है ये, ठीक। तो पढ़ लीजिएगा। तो बाउंडेड सीक्वेंस की एक और डेफिनेशन है, इस तरह से बताई गई है। यहाँ तक आपका है इस थ्योरम का प्रूफ, ठीक। इस थ्योरम का प्रूफ आपका यहाँ तक है। मैच करते चलिएगा अपनी नोट्स में जो प्रिंट कराए हैं हार्ड कॉपी में। फिर ये थ्योरम भी आपको रटनी है। एक भी थ्योरम आपकी ऐसी नहीं है जो बेकार है, सब में से कोई ना कोई थ्योरम आपकी कब कौन सी थ्योरम आ जाए कुछ नहीं पता, ये रटनी है आपको यहाँ तक। इसका कन्वर्स भी पूछ लेता है ना। तो ये आपका है यहाँ पे। अब बोल्स-जेनोव-वेयरस्ट्रॉस थ्योरम भी आपकी आएगी, ये आएगी, ये कटी नहीं है, ये भी आएगी। तो ये भी आपको रटनी है ये थ्योरम, ये छोटी ही थ्योरम है, यहाँ से यहाँ तक में है, ठीक। तो ये भी आपको रटनी है। अब कॉची सीक्वेंसेस, अब देखिए आपको लग रहा होगा कि कॉची तो कटा हुआ है, नहीं, आपका कटा क्या है, एक मिनट, ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कटी है जो कि डिफरेंशिएबिलिटी यानी 4th यूनिट में है, ठीक। कॉचीज थ्योरम आपकी ये देखिए, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, मोनोटोन एंड कॉची सीक्वेंसेस, तो ये सब कॉची सीक्वेंसेस आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो कटा नहीं है, कॉची नाम सुन के ये मत कह दीजिएगा कि कटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बस पढ़ना है अभी इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक तो आपको रीड करके समझना है कि कॉची सीक्वेंस होते क्या हैं, ये आपको रटना है ये थ्योरम, ठीक। ये पूरी रटिए, ये रटना है आपको, ठीक। फिर कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंसेस, या फिर कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीक्वेंस। तो ये देखिए कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपका है यहाँ पे, ठीक। ये थ्योरम रटनी है यानी पूरा थ्योरम। अब अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस, अब देखिए अलजेब्रा आपका भले ही आप कंटिन्यूटी तक रटिए, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी भी आएगा, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी भी आएगा, और अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस भी आया है, ठीक। तो अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी रटने की ज़रूरत है। डिफरेंशिएबिलिटी का अलजेब्रा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में अलजेब्रा जो होता है वो 4 ही आपकी प्रॉपर्टी होती हैं बेसिकली, वो रटनी बहुत आसान हो जाती हैं। अब मन करे तो रट लीजिएगा और नहीं मन करे तो छोड़ दीजिएगा, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं कि वो आपका अलजेब्रा से तो नहीं पूछेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, है ना। कंटिन्यूटी
और सीक्वेंस में अलजेब्रा से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो थ्योरम है अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस के, इनको आपको याद करना ज़रूरी है। इसके फर्स्ट का प्रूफ ये दिया है, सेकंड का प्रूफ आपका ये दिया है, ठीक, थर्ड का प्रूफ ये है, और फोर्थ का प्रूफ आपका ये, थर्ड का प्रूफ ये है और फोर्थ का प्रूफ आपका ये है, ठीक। तो ये अब उसके बाद कुछ नोट करके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। ये कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम, कन्वर्स अब यहाँ तक आपको पूरा रटना है इसका मतलब, क्योंकि पूछ लेता है कि प्रूफ दिस थ्योरम, स्टेटमेंट वाइज लिख देगा, ठीक, कि बताता हूँ मैं, ये लेट इतने एंड इतने बी टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच आर ऑलवेज कन्वर्जेंट टू L एंड M, देन प्रूव दैट, ये थर्ड वाला कह दिया आपसे, ठीक। और उसके बाद कह दिया कि एंड, और उसके बाद बस क्वेश्चन करके पूछ लेगा कि इज द कन्वर्स ऑफ इट इज ट्रू, तो आपको फिर लिखना होगा द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम आर नीड नॉट टू बी ट्रू, और फिर एक एग्जांपल देना होगा। तो फर्स्ट के लिए एग्जांपल ये है, सेकंड के लिए ये एग्जांपल है, थर्ड के लिए ये एग्जांपल है, फोर्थ के लिए ये एग्जांपल है। तो ये चारों के एग्जांपल, अब थर्ड वाला पूछेगा तो सिर्फ थर्ड वाला एग्जांपल देना है आपको, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो ये रटना है आपको अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। फिर ये मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, ये पढ़ने के लिए है आपके, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक, पढ़ के आपको समझना होगा। ये थ्योरम है आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको रटना होगा, ये प्रूफ इसका पूरा आपको रटना होगा। ये देखिए मैं रटा था पूरा, ये सब इतना ढेर सारी चीज़ें रट के गए थे, तभी मेरे 41 नंबर आए थे 50 में से। तो आप भी रटोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा उसमें, ठीक। तो ये भी आपको रटना है, ये थ्योरम भी आपको रटनी है, ये भी थ्योरम आपको रटनी है। अब आते हैं आपकी यूनिट 3 रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ से ये देखिए ये सब आपका मैंने पढ़ा दिया, ठीक। डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस क्या होते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट अभी आगे आएगी, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट आगे होगी मेरे ख्याल से, हाँ लिमिट आगे है क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो लिमिट आगे है, ठीक। जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ उसको आपको रटना है, बस आप ये समझे रहिए, क्योंकि सिलेबस आपका मैं पूरा इसमें से कवर कर रहा हूँ, मैंने देख लिया है, ठीक। तो ये आपको पढ़ लेना है बस यूनिट 3 में कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, रेशनल फंक्शन इनकी डेफिनेशन किस तरह से समझाया है, इर्रेशनल फंक्शन क्या समझाया है, ट्रांजिशनल फंक्शन, सब समझते चलना है, ठीक। अब आपका यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये सब नोट्स आप पढ़ के बस समझिएगा, इन सबको रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने वाली चीज़ें मैं मार्क कराता चल रहा हूँ। किसी भी अगर कोई भी एक पॉइंट है तो उसका नेबरहुड क्या होता है ये समझाया है, कंसेप्ट ऑफ लिमिट, अभी यहाँ पे आपका आएगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी अब आएगी, ठीक। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट क्या होती है, फिर यहाँ पे नेबरहुड ऑफ एन एलिमेंट बताया है। फिर ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, कभी कभी लिमिट में आ जाते हैं कि शो दैट इतने वेयर एक्स, लिमिट इतने इज इक्वल्स टू 0, ठीक, वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये आपका पहले का सोल्यूशन, ये फिर दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे का सोल्यूशन। तो ये सब क्वेश्चन आपके इजी है, बस एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से सॉल्व हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होते हैं। अब ये आपका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आपको रटना होगा, ठीक, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये एक क्वेश्चन है, ये तो रटना होगा यहाँ तक, और ये क्वेश्चन है बस आपको एक बार लगा के देख लेना है। ये अब आता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट ये इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसके ये तीनों आपको रटने होंगे, ठीक। फॉर एडिशन भी और फॉर सब्ट्रैक्शन भी, दोनों के लिए ही ये प्रूफ होगा, ठीक। जब एडिशन होगा तो आपको सिर्फ प्लस लेके चलना है, और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो सिर्फ माइनस लेके चलना है, जो भी आपके क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहा होगा उसके हिसाब से आपको लेना होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों रटने हैं आपको। प्रूफ 1 का है, ठीक, ये फर्स्ट का बी यानी माइनस वाले का है, ये सेकंड का है, ठीक, थर्ड का, ये फोर्थ, ये थर्ड का होगा, फिर ये है ना, ये थर्ड का होगा, अच्छा नहीं ये फोर्थ का है, फोर्थ, अच्छा हाँ मतलब वही फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ठीक। तो ये आपका फोर्थ का, ये देखिए फोर्थ है, डिवीजन वाला है ना फोर्थ, एफ एक्स बाई जी एक्स, और फोर्थ ये देखिए डिवीजन वाला है एल बाई एम यानी एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक, मतलब थर्ड है। तो देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप आराम से। अब कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू, तो इनके लिए एक एक एग्जाम्पल देना होगा। तो फर्स्ट वाले के लिए ये एग्जाम्पल है, सेकंड वाले के लिए ये है, ठीक, थर्ड वाले के लिए ये है, ठीक है, ये एफ एक्स बाई जी एक्स वाले के लिए आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे, रटना है, लेकिन थ्योरम है, ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है और इसको भी रटना है आपको। ये तो मेरे क्वेश्चन में आई भी थी, ठीक,
तो इसको आपको रटना है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, और इसका एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दिया है। ये थ्योरम भी आपको रटनी है, यहाँ तक ही है बस ये थ्योरम, ठीक। ये आपको सैंडविच थ्योरम आपको नहीं रटनी, नहीं करके जानी। फिर आते हैं अब आप लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, तो ये डेफिनेशन दी है लेफ्ट हैंड की, ये राइट हैंड की। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इनफाइनाइट लिमिट एट एनी पॉइंट, ये पूरा आपको समझा है, ये बस पढ़ना है, अब इसे रटना नहीं है आपको। जो रटने वाली चीज़ है वो मैं बताता चल रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, ये देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। लिमिट निकालने की प्रैक्टिस करवाई गई है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, दूसरे का सॉल्यूशन है, तीसरे का सॉल्यूशन है, चौथा, पांचवा, और ये छठा होगा, नंबर गलत पड़ा है शायद। अच्छा नहीं, पांचवें का ही है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे और एक्स इक्वल्स टू 1 पे, या -1 है शायद वो। फिर क्वेश्चंस हैं, तो ये देखिए अब लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाली जो आपकी है ना, लिमिट वाली में, अब इसमें जो है ये लिमिट्स वाले में, अब इसमें क्वेश्चंस भी लिमिट पे आ जाते हैं कि है ना, इस फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट निकाल के दिखाओ। तो उस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको समझ के इन क्वेश्चंस कैसे कैसे हो रहे हैं बस आप एक बार समझ लीजिए, तो वहाँ पे एग्जाम में भी आप कर ले जाओगे, उस लिमिट निकाल ले जाओगे, ठीक। तो ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ का सोल्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन फिर से हैं ये। और ये देखिए लिमिट निकालना, अब इतनी बार पढ़ोगे ना आप, ऐसा नहीं है कि 2 शुरू के पढ़ लिए फिर छोड़ दो, क्या ही पढ़े, सब में वही लिमिट निकाली गई होगी। आप बार बार पढ़ोगे तो आपको लिमिट निकालने का बार बार रिवीजन होगा कि कैसे लिमिट निकाली जा रही है। जब एग्जाम में आएगा फिर तो आप आराम से निकाल ले जाओगे। तो रीड करना ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 या 2 बार। अब आ जाते हैं हम कंटिन्यूटी पे। तो ये अभी देखिए रटने वाला भी कुछ नहीं था, बस एक बार रीड करके समझने वाला था। रटने वाला मैंने टिक करा दिया है आपको। अब ये कंटिन्यूटी यहाँ से आ गई। कंटिन्यूटी में ये सब चीज़ें हैं, बताया जा रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है, ठीक, समझना है। कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब कंटिन्यूस होते हैं किसी भी पॉइंट पे, रियल नंबर पे, ये सब बताया गया है। क्वेश्चंस कुछ करवाए गए हैं आपके, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा, पांचवा, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कंटिन्यूटी का, सब बताया गया है। तो यहाँ तक आपकी कंटिन्यूटी थी। यहाँ से आपकी डिसकंटिन्यूटी चालू होती है, ठीक। तो कितने टाइप्स डिसकंटिन्यूटी होती, क्या डेफिनेशन, कितने टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी होती है, ये सब है, ठीक। फिर ये नोट इंपॉर्टेंट, मिक्स डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये देखिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में आपका, जब आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट और अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस निकालना सीख लोगे तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन निकालने में बस एक आपको निकालने को बता देना है। आप आराम से, मैं बता रहा हूँ, अगर आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट और अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस निकालना सीख लिए हो तो बहुत ही आराम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इन चारों को भी आप खुद से ही प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। बस एक बार देख लेना कि ये कैसा प्रूव हुआ है, आराम से कर सकते हो आप। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन अगर करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो यहाँ से भी कंटिन्यूअस फंक्शन में वैरायटी ऑफ, मतलब कंटिन्यूटी चेक करने को पूछ लेता है। ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन आने के भी चांसेस हैं, इसलिए कर लेना अगर चाहो तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ये क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल और फिर उसके सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ से आ जाता है सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। तो इसको याद करके जाइएगा। ये शायद मेरे क्वेश्चन में आई भी थी, मेरे पेपर में शायद, अब उतना याद नहीं। ये भी थ्योरम है, मतलब सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी पे ही बेस्ड कई थ्योरम्स हैं। एक थ्योरम ये है, एक थ्योरम ये है, एक थ्योरम ये है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनमें से कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते हो। ये देखिए इसी तरह से आ जाएगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, प्रूव दैट, और ये आपको फिर एग्जाम्पल देके प्रूव करना पड़ेगा। ये थ्योरम है, ये उसका प्रूफ है, ये सब रटनी है। जितने भी हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये रटना है, ये रटना है आपको, इसका कन्वर्स सहित, एग्जाम्पल सहित रखना है। अब ये बाउंडेड फंक्शन आ गया, इसको रीड करना है, बाउंडेड फंक्शन होता क्या है। बाउंडेड थ्योरम आ गई तो बाउंडेड थ्योरम रटनी है आपको, है ना। अब यहाँ से बाउंडेड थ्योरम, अब फिर ये वाली नोट्स आपके में तो एक ही में बना के दिया हूँ सब में, वो पूरी सिंगल नोट होगी, आपको दूसरी कॉपी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मॉस्टर्स थ्योरम आ गई। अब मॉस्टर्स थ्योरम आपको ये पूरी रटनी है, ये थ्योरम, ठीक। ये थ्योरम भी रटना है। अब बोल्ज़ैनोस थ्योरम रटनी है आपको। ये सब आपके उसमें सिलेबस में है। अब आप सोचेंगे कहाँ है, तो वो सब देखिए टॉपिक्स के अंदर की बात है ये सब, ठीक। तो आपको ये सब रट के जानी पड़ेगी।
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये आपको रटनी पड़ेगी। ये देखिए, ये इसमें कहीं ना कहीं होगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसी में आता है ये आपका ये थ्योरम, है ना। तो आपको रटना होगा ये। और इसका कोरोलरी नहीं पूछा जाता है बेसिकली, हाँ, लेकिन बस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ही आंसर आता है। कोरोलरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है इसका। फिर आती है आपकी फोर्थ यूनिट डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, डेफिनेशन दी गई है। फिर कोई अगर फंक्शन है f(x) उसको डिफरेंशिएबल c पे कहा जा रहा है, इसका मतलब कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी x पॉइंट पे c के बराबर आना चाहिए, और c हमारा क्या हो, फाइनाइट और इक्वल होना चाहिए, है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है ये बताया गया है, राइट हैंड डेरिवेटिव वही 12th का है, आपको बस एक बार रिवाइज करना है इसमें से, ठीक। मे बी थोड़ा सा लाइट की दिक्कत हो रही होगी बिकॉज लाइट इस समय आ नहीं रही है, ठीक है। तो लेकिन कैमरे में उतना दिख रहा होगा, मे बी मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूं, ठीक। ये थ्योरम देखिए अब आपको रटनी होगी, यहाँ पे ये थ्योरम आपको रटनी होगी। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, और ये 12th में थी, लेकिन ये थ्योरम कभी नहीं आती थी 12th में, लेकिन अब यहाँ पे ये थ्योरम भी आएगी और इसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक, वो पूछ लेता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पे, तो इस तरह से आपको चेक करनी है। ये सॉल्यूशन है इसका, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन। टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका सब सॉल्व्ड है, ठीक। बस तरीका देखिए कैसे हो रहा है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ, अब इतने क्वेश्चन आप बस रीड अगर करते चले गए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप रीड कर रहे हो खुद से तो बस आप फिर समझ जाओगे कि आपको सॉल्व कैसे करना है अगर क्वेश्चन आता है तो बस आप फिर एक बार इसको पढ़ लिए हो, इसको सॉल्व मतलब देख लिए हो कैसे हो रहा है, बस अगर मन हुआ तो आप एक बार बंद करके इसको खुद से लिख के सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन से सॉल्यूशन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑन ए क्लोज इंटरवल, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये देखिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है, मन करे इसका आप अलजेब्रा करके देख लीजिए, लेकिन मैं तो नहीं याद करके गया था और ना ही आया था, लेकिन हाँ आ सकता है, ऐसा नहीं है। अब एग्जामिनर के ऊपर है, माइंड के ऊपर है, हो सकता हो वो डिफरेंशिएबिलिटी अगर उसको लग रहा हो, या कुछ कभी कभी प्रोफेसर्स की जो मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है कि डिफरेंशिएबिलिटी उतना ढंग से नहीं पढ़ाया गया है, तो वो सिंपल सी चीज़ बस अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन उठा के दे देता है, क्योंकि जानता है कि ये तो बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी होता है अलजेब्रा ऑफ किसी भी चीज़ का पढ़ना, बहुत ईजी है। ये सब थ्योरम एकदम से सिमिलर तरीके थ्योरम है, आपको सेम चीज़ करनी है सीक्वेंस में भी, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस में भी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में भी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में भी, और अलजेब्रा ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको सेम ही तरीका अपनाना है, ठीक है। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको डेरिवेशन इसका स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ याद करना है, रटना है, ये पढ़ना है बस। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, ये चेन रूल का प्रूफ यहाँ तक गया है पूरा एग्जाम्पल के साथ, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू क्योंकि, ठीक। फिर इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लीजिएगा क्या है होता है, ये थ्योरम रटनी है आपको, नहीं ये नहीं रटनी, सॉरी, बस साइन ऑफ डेरिवेटिव है, आपको देख लेना एक बार कैसे होता है। अच्छा नहीं ये रटनी पड़ेगी आपको, एक मिनट देख लूँ, हाँ साइन ऑफ ये देखिए साइन ऑफ डेरिवेटिव आपके सिलेबस में है, और एक बार फोकस करके दिखा दे रहे हैं, साइन ऑफ डेरिवेटिव आपके सिलेबस में है और ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना, तो ये काटा नहीं है, साइन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा। अब डारबॉक्स थ्योरम आ जाती है, तो डारबॉक्स थ्योरम भी आपकी है, आपको याद करके जानी है, ठीक। ये डारबॉक्स थ्योरम है आपके सिलेबस में, और डारबॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम फॉर डेरिवेशन फॉर डेरिवेटिव ये भी आपको रटनी है, ये थ्योरम भी रटनी है,
रोल्स थ्योरम, ये सबसे इम्पोर्टेंट, रटनी है आपको। अल्टरनेट थ्योरम ऑफ रोल्स थ्योरम, ये आपको रटनी है, ठीक। कभी कभी इसका केवल और केवल वो मतलब रटनी क्या है, इसका स्टेटमेंट खाली पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए ओनली स्टेटमेंट विल बी आस्क्ड, तो स्टेटमेंट रट लीजिएगा एक बार, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लीजिएगा, समझाया गया है क्या होता है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, इसको आपको देखना है। शो दैट द लॉग इतने लाइज बिटवीन इतने एंड इतने, क्वेश्चन है, बस एक बार रीड कर लीजिएगा ये सब। तो प्रूव दैट देयर इज नो रियल नंबर सिग्मा फॉर विच द इतने हैज़ टू डिस्टिंक्ट रेडिकल रूट्स। तो ये अब ये देखिए यहाँ पे ये आपका ये क्वेश्चन है और इसका प्रूफ है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर रोल्स थ्योरम आपको वेरीफाई करने का क्वेश्चन नंबर 1, डज रोल्स थ्योरम अप्लाई थ्रू फंक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसलिए वेरीफाई द रोल्स थ्योरम ऑन दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो इस सब के आंसर्स आपके ये हैं, ठीक। इसको कैसे वेरीफाई करना है, बहुत ही सिंपल है, आप वेरीफाई कर ले जाओगे। फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आती है, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस में है, ध्यान से देखेंगे आप। तो ये देखिए आपके सिलेबस में है ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। तो ये आपको रटनी है, ये रटेंगे आप पूरा यहाँ तक। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लीजिएगा। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, ये देखिए मैंने लिखा भी है, नॉट इन योर सिलेबस। तो वीडियो बनाने से पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख लिया है। आपकी नोट्स में देखेंगे तो स्कैन करते वक्त नहीं होगा, ये मैंने अभी लिखा था, सिलेबस में नहीं है, तो ये सब भी आपको नहीं पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़नी है। अब ये लैग्रेंज मीन वैल्यू अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको रीड कर लेना है इतना, ठीक। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये रीड कर लेना है। अब ये कॉची था अल्टरनेट फॉर्म का, तो नहीं रीड करना था, कॉची है ही नहीं सिलेबस में। प्रूव दैट मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये देखिए मीन वैल्यू थ्योरम आ रही है, तो इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने को कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये भी एक क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिएगा इसको। ये सब पढ़ना है आपको, यहाँ से आपकी होती है शुरू टोटोलॉजी, ठीक। अब ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे है, तो इसको भले ही ना करें आप, टोटोलॉजी है। अब देखिए टोटोलॉजी जिन्होंने समझी है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, जिन्होंने नहीं समझी है उनको मैं बताऊँ आपको साफ साफ, बस आपको टेबल, ट्रुथ टेबल पहले तो याद कर लेने हैं। इसका ट्रुथ टेबल ऐसा होता है, याद कर लीजिए कि P और देखिए P और Q के साथ अगर जब भी हमारा ये वाला साइन होगा ऊपर की तरफ, तो हमारा P में हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में हम ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो P और इस वाले साइन के साथ Q का जो हमारा बनेगा ट्रू ट्रू के लिए ट्रू होगा, ट्रू मतलब एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स होगा। देखिए इसमें भी फॉल्स आया तो फॉल्स है, इसमें भी दोनों फॉल्स थे तो फॉल्स था, तो P दिस Q, ठीक। तो इसका क्या होगा, ये बनेगा। अब मैं भूल गया हूँ इसको एंड कहते हैं कि और कहते हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार। इस शायद इसको एंड कहते हैं, एक मिनट में देख के बता देता हूँ। हाँ, इसको एंड कहते हैं, है ना। तो इसको P एंड Q है, तो P एंड Q में क्या होगा, T एंड ट्री तभी ट्रू होगा, नहीं तो बाकी सब में फॉल्स होगा। अब ये आता है P और Q, तो इसमें आपका ये ट्रू टेबल बनेगा। अब इन दोनों में से कोई एक भी मतलब ट्रू होगा तो देखिए ट्रू होगा, तो इसीलिए देखिए दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आया, नहीं तो बाकी सब में ट्रू आ रहा है। तो P और Q में ये होगा ट्रुथ टेबल। अब निगेशन हो जाता है, तो P का नेगेटिव P, तो ट्रुथ का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रुथ हो जाएगा, ठीक। ट्रुथ फॉल, अब ये भी आपको P इम्प्लाइज Q, यानी कि P का बना दिए आप ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इफ़ P देन Q, यानी कि इसको ही हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इम्प्लाइज Q कहते हैं। तो ट्रू अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और फॉल्स ट्रू है तो ट्रू होगा, यानी कि Q जो होगा फॉल्स है। ये देखिए वन इफ P देन Q, दैट इज P implies Q
इफ फॉल्स इन ओनली वन केस व्हेन P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स। अच्छा, तो ये जो आपका P इम्प्लाइज Q का जो ट्रुथ टेबल बनेगा ये केवल एक केस में फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ओनली फॉल्स इन ओनली वन केस व्हेन P इज ट्रू, जब हमारा P ट्रू होगा और Q क्या होगा, बट Q इज फॉल्स, Q फॉल्स होगा। तो P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, तब हमारा जो P इम्प्लाइज Q का ये जो हमारा बॉक्स बनेगा इसमें हमारा ट्रू हर बार आएगा, फॉल्स तभी आएगा जब P हमारा ट्रू और Q हमारा फॉल्स हो। तो ये टेबल आपको बनानी सीख लेनी है। अब ये भी आपको टेबल, ये हमारा होगा इफ एंड ओनली इफ का है, ये भी टेबल आपको सीख लेनी है। ठीक, अब इसके बाद आपको ट्रुथ टेबल कई तरह के स्टेटमेंट्स की बनाने को दिखाया गया है बना के, जैसे इसकी बना के दिखाया गया है। तो देखिएगा कि किस तरह से बन रही है, ये भी देखिएगा कि इस तरह से इसकी बनी है। ठीक, इसका भी बनाया गया है, इसका भी बनाया गया है। तो फिर आपको 2-3 देखने के बाद आपको खुद से बनाना आ जाएगा, तो 2-4 आप ट्राई भी कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, तो ये देखिए बनाया गया है सबका। क्वांटिफायर्स बताए गए हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस, बस पढ़ लीजिएगा, आप बना के लिख लोगे आंसर। ठीक है, अब इतना। अब देखिए, तो अभी तक हमने आपको यूनिट 2 से लेके लास्ट यूनिट और टोटोलॉजी तक समझा दिया कि क्या इम्पोर्टेंट था और क्या आपको रटना ही रटना है। जितना मैंने मार्क कराया बस आप उतना अगर रट के, और जो चीज़ मैंने कहा था एक बार पढ़ लीजिएगा, बस उतना एक बार पढ़ के, एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ के, ये नहीं कि साल भर पहले पढ़े हों, भूल चुके होंगे एग्ज़ाम में, उतना अगर सिर्फ आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपका, मेरी गारंटी है 40+ आराम से आएगा। ठीक, लेकिन इतना सब रटने के बाद भी मैं जब अपना बताऊं, मैं जब अपने अनसॉल्व उठा के देख रहा था तो मेरे से क्वेश्चन नहीं लग रहे थे। उस टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं मेरा पेपर ऐसा आया कि वो इन्हीं सारी नोट्स से आया। ठीक, तो आपका भी पेपर मुझे जहाँ तक लगता है यहीं सब से आएगा। मैं यही सब रटा था और यही सब लिख के आने पे ही मुझे 41 नंबर मिले हैं 50 आउट ऑफ। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके शुरू के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सेट्स, रिलेशन, इक्विवेलेंस एंड ऑर्डर रिलेशन, पार्टीशन, फंक्शन, डायरेक्शन एंड इनवर्स इमेज ऑफ ए सबसेट अंडर मैप, ये अगर आप चाहो तो आप फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो आप ये सब पढ़ सकते हो। ये सब एक बार पढ़िएगा, और इसमें भी आपको रटना क्या है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से नहीं रटना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना, मन करे तो रीड करिएगा, नहीं तो आपको इतना पता रहता है, आई थिंक आप 12th करके आए हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये वाला आपका एक इम्पॉर्टेंट है, प्रूव दैट एवरी डायगोनल रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक, ये आप ज़रा नोट्स में ढूंढ लीजिए, शुरुआत में ही है, शुरुआत के 10-5 पन्ने या 12-13 पन्ने के बाद ही है, मे बी 15 से 20 पन्ने के बीच में होगा। तो ये आपको एक बार रट लेना है, इम्पॉर्टेंट है, आता है कभी कभी। पढ़ लीजिएगा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ये सब उतना कुछ खास है नहीं। वैसे कुछ खास शुरू हो रहा है तो यहाँ से भी नहीं हो रहा है, कुछ अगर इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ से है, पार्टीशन ऑफ सेट से। पार्टीशन ऑफ सेट होता क्या है ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक, कि पार्टीशन ऑफ सेट की डिफिनीशन दी गई है और फिर यहाँ पे बताया गया है कि क्या 2 कंडीशंस को फॉलो करेगा तो पार्टीशन ऑफ सेट होता है एक्स का। इक्विवेलेंस क्लास बताता हूँ, पार्टीशन ऑफ सेट में भी आपको ये आपको याद करना है, ये थ्योरम आपको इम्पॉर्टेंट है, ये रटनी है। ठीक, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी, तो देख लीजिएगा आराम से, ढूंढ लीजिएगा अपनी नोट्स में, शुरुआत में ही होगी ये, है ना। ये इसके चारों प्रूफ आपको इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप ये सब तभी करेंगे जब आप वो सब पूरा पीछे याद कर चुके होंगे तब। ठीक है ना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन के लिए उतना सारा आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, लेकिन वो सब करने के बाद। ठीक, ये फिर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है,
है ना। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस यहाँ से स्टार्ट है आपकी और पूरा यहाँ तक है, ठीक। तो आपको ये पूरा रटनी है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेसिकली कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन में। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन होता क्या है ये पढ़ लीजिएगा और फिर ये क्वेश्चन अपना आप एक बार बस यहाँ तक का रट लीजिएगा बस। अब ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास, अंडर मॉडुलो रिलेशन, मतलब एक बार रीड कर लीजिएगा बस। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन उतना नहीं। फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, फिर ये टाइप ऑफ फंक्शन, बाइजेक्टिव मैप, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये जो थ्योरम है इसका आप मतलब फंक्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब तो रीड करना ही पड़ेगा होता क्या है, तभी ना ये सब समझ में आएगा। तो ये कह रहा है, ठीक है ना, कि इफ़ एफ हमारा अगर एक्स से वाई में एक मैप है और अगर ए हमारा सबसेट है एक्स का, ठीक, और बी हमारा एक्स का सबसेट है, दो सबसेट है एक्स के, तब हमें प्रूफ करना है ये सब। अब इनमें से आपके ये चौथा, पाँचवा और छठा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब भले ही आप याद ना करो लेकिन ये ज़रूर याद करो। इनमें से ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला जो रहता है आता है। ये जो चल रहा है ना अभी बता रहा हूँ ना, बी उसी में से आएगा। फर्स्ट अगर आएगा तो टोटोलॉजी से आएगा आपके, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट और फर्स्ट का जो बी पार्ट होता है वो इन्हीं सब क्वेश्चंस में से जो अब बता रहा हूँ आएगा। यहाँ तक पढ़ ली थी ये तीनों, फिर ये तीनों का सोल्यूशन मतलब प्रूफ करके बताया गया है। ये थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, टाइम मिले तो रट लीजिएगा। वैसे टाइम मिलना चाहिए आपको क्योंकि ये सब रट के जाइए। मैं रट के गया था तो कहाँ है आपको बोलूँ कि छोड़ के जाइए, ये भी रटिएगा। ये सब का प्रूफ बहुत इजी है, इन सब का प्रूफ। और इन्हीं सब में से आते हैं वो जो फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन का, इन्हीं सब में से एक क्वेश्चन बनेगा। बाकी ये सब उतना नहीं बनता है ना, ये सब उतना नहीं बनता आपका। बस बाकी एक्सियोम्स आ गया वापस से, तो आगे का पता ही है आपको। तो ये था कि आपको कैसे टैकल करना है या नोट्स में क्या ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको सबसे पहले रटना है। अब मैं रटना बोला हूँ तो रटिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तब रटिएगा फाइनल, लेकिन रट के ज़रूर जाना है आपको, ठीक है। अब यार सबसे बेकार बात होती है कि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। जब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट का ए या फर्स्ट का बी, तो इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है। ये देखिए अगर हम एलिमेंट्री का देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये मिटा हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन 2019 का देख लेते हैं। ये देखिए एलिमेंट्री एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 में ए और बी दो पार्ट होते हैं, है ना। अब ए में भी आपका एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, और बी में भी आपका एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन अटेम्प्ट ए और बी दोनों ही करने होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए आएगा उसमें आपका एक टोटोलॉजी का होगा और एक होगा वो जो मैं बता रहा था अभी, जस्ट अभी बताया हूँ, उनमें से कोई एक होगा। और ये सेकंड वाले में भी उन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक। तो टोटोलॉजी वाला फर्स्ट को ए पार्ट तो आप टोटोलॉजी से आराम से हैंडल कर ले जाओगे। रही बात आती है फर्स्ट के बी की, तो उसके लिए ये सब जो थोड़ा मोड़ा मैंने अभी लास्ट में बताया है वो रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिए, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने सारे नेम्ड थ्योरम आपको पढ़ाए हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। और ये पता है क्या है ऊपर वाला? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ये कोरोलरी है। ये मैंने बोला था ना कोरोलरी आपको याद करनी, तो ये कोरोलरी है। तो दोनों ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं उस नोट से। फिर ये आपको प्रूफ करना है या तो ये प्रूफ दैट एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल इज बाउंडेड। ये आपकी थ्योरम है, मैंने प्रूफ कराई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम टिक करवाई है। तो ये देखिए ये थ्योरम आपकी आ रही है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आई डिफाइंड द फॉलोइंग नोटेशंस। ये देखिए लिमिट ऑफ अ फंक्शन किसी एक उसमें निकालने को बोला है, ठीक। फॉलोइंग नोटेशन मतलब होती क्या है तो आपको बताना होगा। डेफिनेशन मैंने बोला था ना कि एक बार रीड कर लीजिएगा बस कि लिमिट होती क्या है, तो बस इसका आंसर आपको डिफाइन करना होगा कि इसको हम लिमिट कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, और इसको हम कहते हैं, ये प्लस लगा है तो इसको हम लेफ्ट हैंड या माइनस लगाओ या राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी होगा ये उसको कहते हैं माइनस इन्फिनिटी टेंड करिए। तो लिख के आपको बताना होगा, डिफाइन करना है ये, ठीक। एंड इलिस्ट्रेट बाई एग्जाम्पल, इनके एक एक एग्जाम्पल भी देने होंगे। ऑल्सो प्रूव दैट लिमिट 1/x वेयर x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और ये प्रूफ करके दिखाना होगा, ठीक। ये देखिए ये भी आपका, ये अब थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन आया है और के बाद वाला, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो आपकी नोट्स में ही था। फिर ये ऑप्शन बी पे आएंगे, अगर शो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस
ये आपका पूरा का पूरा मैंने सॉल्व, ये क्वेश्चन ही सॉल्व है आपका बी वाला ऑप्शन। इस कंटिन्यूस फंक्शन डजंट प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, ये आपकी एक थ्योरम है, ये मैंने टिक करवाई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप पर देखोगे तो ये थ्योरम है, ठीक। फिर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी सो दैट द फंक्शन इतने इज डिफरेंशिएबल एट आर, ये क्वेश्चन है, भले ही नोट्स में ना हो, लेकिन अगर आप नोट्स के क्वेश्चंस करना सीख लोगे तो ये क्वेश्चन भी आराम से टैकल कर ले जाओगे, ठीक। स्ट्रेट एंड प्रूफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने बोला है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने दिखाई है, वो पूरी थ्योरम आपको फिर यहाँ पे लिख के आनी है अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो। शो दैट, फिर इतने हैज एग्जैक्टली वन रूट, अब ये एग्जैक्टली वन रूट टाइप के कई क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए मैं आपको जस्ट अभी एक टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक। इस वीडियो, पहले ये वीडियो का लिंक भेजूंगा और फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया एक भेजूंगा, ठीक। तो आप एक सॉल्व करना सीख लिए तो आप सभी सीख लोगे। और करके इतने इज अ फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, इतने प्रूव दैट इतने, ये आपका शायद किसी वो है, याद नहीं आ रहा, या तो लैग्रेंज मीन वैल्यू है या तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स, कोई थ्योरम है, ये आपकी है नोट्स में, मैंने टिक कराई है, ठीक है। और पांचवा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो पांचवा तो 5वीं यूनिट से होगा, जो कि आपका पूरा कटा है, डार बॉक्स थ्योरम और सब कटी हुई है। तो देखिए मैंने दिखा भी दिया कि सब आपकी नोट्स से ही हैं, तो आपको रटना पड़ेगा नोट्स, ठीक है। और बाकी रही बात इस तरह के क्वेश्चंस की, एग्जैक्टली वन रियल रूट, कई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसका मैं अभी पीडीएफ बना के दे दे रहा हूँ आपको, सेम तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। तो ये था आपका रियल एनालिसिस का। तो अभी तक मैंने आपको फिजिक्स के तीनों पेपर के लिए, तीनों क्या 2 पेपर के लिए गाइड कर दिया है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की नोट्स हमारे पास आए तब मैं उसके बारे में बता पाऊँगा। बट आई थिंक आपको मैकेनिक्स और थर्मल देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को किस तरह से हैंडल करना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ईजी है एज़ कम्पेयर टू थर्मल या मैकेनिक्स। ओडी का भी मैंने बता दिया आपको 3 पार्ट करके, और रियल का भी आज मैंने ख़त्म कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में भी अब की बार का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पेपर हैं, तो पेपर के बाद ही अगर कोई वीडियो आना होगा तो आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर या जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो उस पे होगा कि आपके जो बचे हुए 60 डेज़ हैं इनको आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक, जिससे आप तैयार कर पाओ और एटलीस्ट 70% से ऊपर अपना स्कोर बना पाओ, या सेफ साइड होके 60% के ऊपर आप अपने स्कोर बना पाओ, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।